नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। अपनी जो क्लास चल रही है उसे आगे बढ़ाते हैं और आरबीएससी की ये जो पुस्तक आप लोगों को नजर आ रही है, इसका अध्याय 10 पढ़ रहे हैं। अभी आप अपन क्या कर रहे हैं, इसका अध्याय 10 तक अपन पहुंच चुके हैं। यानी कि इसके जो अभी तक के अध्याय पढ़े हैं अपन ने, उनमें से ऐसा एक भी शब्द या ऐसी एक भी पंक्ति नहीं है जो इस पुस्तक में दे रखी हो और इससे प्रश्न बने और एग्जाम में आपके बाहर जा रहे हो। यानी कि इतना तो आश्वस्त अपन हो सकते हैं कि ये इसको पढ़ डाला तो फिर लाइफ जिंगा लाला। ये ऐड आती है ना कि इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला, वही चीज है। जीजीडी की क्लासेस है ये, इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला। पर्यटन स्थल वाली भाई साहब क्लास थोड़ी सी लंबी चल रही है। अरे भाई मैं इनकी स्लाइड बना बना थक गया, इतनी सारी। मतलब पर्यटन पर्यटन स्थल की कम से कम 100 स्लाइड हो गई है। कितनी? 100 स्लाइड। ये 5वीं क्लास है और अभी तो एक क्लास और आएगी इसकी। यानी कि ये एक तरीके से कंप्लीट रिवीजन सा है, एक तरीके से ये कल्चर का रिवीजन जैसा है। तो पर्यटन स्थल मैं क्यों गाय कौन करनी, यदि इतना टाइम ले लियो तो और एक क्लास सही। तो उतावल नहीं करेंगे, तो साथ ही साथ इसको अब पढ़ लेते हैं। मेरी आप लोगों से सिर्फ एक विनती रहेगी, एक निवेदन रहेगा कि भैया पढ़ लो ढंग से, ठीक है, और नियमित पढ़ो। जब क्लास आती है तो डेली की डेली जो है आधा घंटा आप लोगों को निकालना है। मैं आपके 24 घंटे में से सिर्फ आधे घंटे का समय ले रहा हूँ और उसमें आप लोगों को कोई बाद में याद करने में नहीं बैठना है। सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा निकालना है, मैक्सिमम 40 मिनट। और उसमें क्या होगा कि जो चीजें आप लोगों के नजर के सामने से निकल जाएगी, जो मैं पढ़ा दूंगा, जो आप पढ़ लोगे, उससे सवाल बनते हैं और वो आप गलत करके नहीं आओगे। बस इतनी सी तो गुजारिश है। और वो किस लिए? आपकी सफलता के लिए। यदि मेरे लिए पढ़ रहे हो तो आज ही पढ़ना छोड़ सकते हो। कौन छोड़ना है, ठीक है, पढ़नो ही पढ़ी जने सिलेक्शन हुई। चलो टाबरो चला। शेखावाटी। अब देखो शेखावाटी के अंदर क्या क्या आते हैं, सीकर, चूरू और झुंझुनू। जितना नया टाबर है नहीं, वे बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दियो, क्योंकि ये पुराने जो है भैया सचिन तेंदुलकर, ये तो एक्सपीरियंस जानते हैं सारा का सारा। नए जितने बच्चे हैं वो ध्यान देंगे, एक एक चीज को समझो ध्यान से कि शेखावाटी क्या है, सीकर, चूरू, झुंझुनू। अब इतिहास अपन ने इसी पुस्तक के जो है प्रारंभ में पढ़ लिया है, उसमें राव शेखा द्वारा स्थापित क्षेत्र अपन ने पढ़ रखा है, ठीक है। तो ये सिकुर, चूरू, झुंझुनू आते हैं इसके अंदर। अब देखो इसके अंदर चूरू के अंदर एक मुख्य अभ्यारण्य है जिसका नाम है ताल छापर अभ्यारण्य। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि ताल छापर जब जब आए तब ध्यान रखना कि यहाँ पे आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, कृष्ण मृग। क्या ध्यान रखना है? ये कृष्ण मृग के लिए जाना जाता है। साथ ही साथ क्या ध्यान रखोगे, ये गुरु द्रोणाचार्य थे ना, गुरु द्रोणाचार्य, इस इनकी जो है तपो स्थली रही है। द्रोणाचार्य की तपो स्थली रही है। क्या, किसकी बात हो रही है? ताल छापर की। मुख्य आकर्षण क्या है? उछलते कूदते और अटखेलियां करते छोटे मृग शावक, यानी कि हिरण के बच्चे पर्यटकों को आकर्षित करते काले हिरण, यानी कि ब्लैक बक बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? ब्लैक बक। ये देख रहे हैं आप लोगों को। और हिरनिया जटे दिखे नहीं, हिरनिया यानी कि छोटा छोटा टबर लाडू कहना हिरनिया। हिरनिया जट दिखे नहीं, ध्यान रखना क्या, कुलाचा मारता ही घूमे। ओ भाई साहब क्या प्यारा दृश्य होता है ये। जोधपुर साइड चले जाओ आप, ये दृश्य देखना हो आप, वहां खुले में विचरण करते हो आपको खेतों में दिख जाएंगे, है ना। तो ये ध्यान रखना। अब देखो स्थिति क्या है, छापर गांव है। छापर क्या है? छापर गांव में स्थित है ये, इसलिए इसका नाम है ताल छापर। ताल यानी कि तालाब, एक तालाब है। और छापर गांव में उसके आसपास जो है वन्य जीव रहने लगे, तो उसे अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। जयपुर से दूरी पूछे तो ध्यान रखना 210 किलोमीटर है, ठीक है। और चूरू के सुजानगढ़ तहसील के अंतर्गत आता है। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, क्या ध्यान रखोगे? छापर गांव है, जयपुर 210 किलोमीटर दूर है, और सुजानगढ़ के में आवे, कटा आवे, सुजानगढ़ तहसील में आवे। यह अभ्यारण्य खुले मैदानों, बड़े पेड़ों और लताओं से घिरा हुआ है, ठीक है। और यहाँ क्या क्या पाए जाते हैं? हिरणों के अलावा यहाँ रेगिस्तानी लोमड़ी, जिसको अपन कहते हैं मरु लोमड़ी। क्या बोलते हैं? मरु लोमड़ी, चतुर चालाक लोमड़ी, सबसे चालाक जीव होता है ये। और जंगली बिल्ली भी देखी जा सकती है, ठीक है। पक्षियों के जो प्रेमी है वो ध्यान देंगे, और यहाँ भी जो पक्षियों के जो परीक्षाओं के प्रेमी है वो भी ध्यान देंगे, क्योंकि परीक्षा थाने देनी तो थाने भी ध्यान देना जरूरी है। यहाँ पे चील, आईबीज, दक्षिण यूरोप और मध्य एशिया में पाए जाने वाले सारस, क्रेन, चकवा और कबूतर आदि देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब थे के देव के गुरु जी, कबूतर तो सब जगह देखने को मिले हैं, ये सभी जगह देखने को मिले, तो ये भी बात सही है। लो स्क्रीनशॉट लो भैया, काम की चीजें वो ध्यान रखनी है आप लोगों को।
गला थोड़ा सा खराब है, आवाज आज थोड़ी सी आप लोगों को पसंद नहीं, अच्छी नहीं लगेगी। आज आप लोगों को मेरी आवाज जो है कर्कश लगेगी कि ये क्यों आदमी बोल रहा है, इतना आवाज भी सही नहीं आ रही है ना। ऐतिहासिक महत्व देखिए किसका, मंडावा का। मंडावा भी शेखावाटी का है, ठीक है। मंडावा का ऐतिहासिक महत्व देखिए, प्राचीन समय में ये मध्य पूर्व यानी कि मिडिल ईस्ट और चीन के मध्य प्राचीन व्यापारिक मार्ग का एक मुख्य केंद्र था, जहां का सामान आदान प्रदान किया जाता था। तो चीन के साथ में व्यापार स्थापित हुआ था यहां से, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब ये ठाकुर नवल सिंह के ने नवलगढ़ और मंडावा पर शासन किया था। किसने किया था? नवल सिंह जी ने किया था, इसीलिए नवलगढ़ नाम पड़ा। और मंडावा पे भी शासन किया। मंडावा में एक किला भी बनवाया, है ना, उसके चारों तरफ नगर बसाया। मंडावा के अंदर एक किला बना के चारों तरफ क्या कर दिया? नगर बसा दिया, ठीक है। किसने? नवल सिंह जी ने। यहाँ अनेक बड़े व्यापारी आकर बस गए और उन्होंने अनूठी, अद्भुत और अजब गजब हवेलियों की नींव रखी, जो आज पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। आप शेखावाटी की हवेलियां कभी नहीं भूल सकते। शेखावाटी हवेलियों के लिए जाना जाता है। जैसलमेर की भी हवेलियां प्रसिद्ध है, बीकानेर की भी प्रसिद्ध है, जोधपुर फलोदी की भी प्रसिद्ध है, ठीक है। तो शेखावाटी की हवेलियों से हमेशा प्रश्न बनते भी हैं। मंडावा के किले के भित्ति चित्र, यानी कि इनको बोलते हैं फ्रेस्को। क्या बोलते हैं? फ्रेस्को बोलते हैं, भित्ति चित्र। कांच का काम, आकर्षक मेहराबदार और आप लोगों के जो है भगवान कृष्ण के चित्र इसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं, ठीक है। ये क्या है? द्वार, मेहराबदार द्वार है और भगवान कृष्ण के चित्र इसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं। ये ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है, मंडावा के अंदर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब खेतड़ी महल, ये भी झुंझुनू के अंदर है। खेतड़ी महल भी कहाँ है? झुंझुनू के अंदर। यदि शेखावाटी का हवा महल आप लोगों को पूछे या झुंझुनू का हवा महल पूछे तो वह खेतड़ी महल है। क्या है? खेतड़ी महल। देखो, ये कला और वास्तु संरचना के सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में से एक है और झुंझुनू के हवा महल के रूप में जाना जाता है। झुंझुनू का हवा महल कहा जाता है खेतड़ी महल को, ठीक है। इस महल का निर्माण 1770 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 1770 ईस्वी में। इस महल में कोई भी झरोखा या द्वार, कोई भी झरोखा या द्वार नहीं है, फिर भी इसे हवा महल कहा जाता है। क्या देखो कितनी विशेषता, खतरनाक है। कोई भी झरोखा या द्वार नहीं है ऐसा हवा महल के जैसा। हवा महल में तो अपन ने पढ़े ना 353 तो जो है झरोखे और 953 खिड़कियां हैं उसके अंदर, जयपुर वाले के अंदर। लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं है, फिर भी इसे हवा महल कहा जाता है। हवादार होने का कारण क्या है? इसका अनोखापन, हवा में हवा के अबाध यानी कि बिना रुकावट प्रवाह हेतु व्यवस्थित रूप से बनाए गए भवनों के निर्माण के कारण है। बनावट ही ऐसी है कि हवा निर्बाध रूप से जो है बहती चली जाती है। खिड़कियां मिड़कियां ज्यादा नहीं है, फिर भी जो है हवा बहती चली जाती है। महल के लगभग सभी कक्षों में सुव्यवस्थित स्तंभ और मेहराब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो इस किले को एक शानदार और समृद्ध रूप प्रदान करते हैं। किसकी बात हो रही है? खेतड़ी महल की बात हो रही है। विवेकानंद जी रुके थे इसके अंदर, ये ध्यान रखना। विवेका रुके थे इसके अंदर, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले टाप। एक चीज आप लोगों ने नोट की होगी कि अपने ये बैच चलते हुए हो गए लगभग 2 महीने हो गए, ठीक है। सैटरडे संडे निकालोगे तो भी ये 56वीं क्लास है, 2 महीने से अधिक हुए हैं। अपन ने स्थिति को पहले ही भांप लिया था कि ये समय की दरकार है और इसे पढ़ना पड़ेगा, कि आरबीएससी पुस्तकों को दरकिनार नहीं किया जा सकता। जब बैच शुरू किया, जब मैंने आप लोगों को वस्तुनिष्ठ पुस्तक भी दी, तब भी मैं 5 मिनट ले रहा हूं आप लोगों के कहकर, ठीक है। तो तब भी क्या हुआ, कुछ विद्यार्थी अधीर होते हैं, तो उन्होंने कहा गुरुजी 9वीं 10वीं की किताब बंद होगी। स्कूलों के अंदर एक लेटर आया कि किताब बंद कर दी, तो क्या ये तो पढ़नी नहीं है। फिर कुछ एग्जाम हुए, वनपाल के हुए, फलाना ढिमका, अभी जो कर्मचारी चयन बोर्ड के, आरपीएससी, सभी प्रश्न यूं के यूं बने। मैंने तब भी कहा था प्रश्न बनेंगे, आपको पढ़नी है। स्कूलों में बंद किया, नहीं बच्चों को कंपटीशन नहीं देना, आपको देना है। तो स्कूलों में बंद करने से इस किताब का अस्तित्व, महत्व खत्म नहीं होता। महत्व ऐसा कैसा, प्रश्न बने। फिर जो है, फिर राजस्थान में सभी टीचर्स को भी ये पता चला कि हाँ, कहीं ना कहीं जो है इस पुस्तक को, भैया मूल पुस्तकों को अब पढ़ाना पड़ेगा। तो जो काम अपन ने 2-2.5 महीने पहले शुरू किया, अब चारों तरफ आप लोगों को मूल पुस्तकें पढ़ने को, देखने को मिलेगी। अच्छा, मैं आप लोगों को थ्योरी करवा रहा हूँ। कल आप लोगों ने शायद विजेंद्र जी नेवरी का किसी ने वीडियो देखा हो, तो वो ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं। ये अच्छी बात है, अच्छी पहल है। मैं कह रहा हूं कि आना चाहिए।
टीचर्स को विद्यार्थियों के लिए आगे आना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे भी सुन के, किसी विद्यार्थी ने भेजा था कि सर नेवरी सर ने कहा है कि आप थ्योरी वहां से पढ़ लो, ऑब्जेक्टिव यहाँ से पढ़ लो। बिल्कुल, कहीं से भी पढ़िए आप, लेकिन पढ़िए जरूर, नियमित रहिए। मैं कह रहा हूँ यदि आप ऑब्जेक्टिव नेवरी सर से लगा रहे हो तो नियमित रहो, थ्योरी यहां से लगा रहे हो नियमित रहो, ऑब्जेक्टिव की किताब भी आप लोगों को हमने प्रोवाइड करवा रखी, उसे भी पढ़ते हो तो नियमित रूप से पढ़ो। सबसे ज्यादा कारगर क्या सिद्ध होगा आप लोगों के लिए? आपकी नियमितता, और आप कितने मतलब आप कितने एग्रेसिव हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए, ये महत्व रखता है। तो मैंने कहा है आप लोगों से कि 5 मिनट लूंगा, बस 5 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। आते हैं बैक टू क्लास। देखिए, ये कहने का मतलब यही है कि जो अपन जो है चीज को थोड़ा सा पहले भाप के चल रहे हैं कि क्या होगा। अब आने वाले समय में मैं रीट का बैच शुरू करने वाला हूं, मैंने आप लोगों को कहा, ये पूरा होते आरबीसी का, यानी महीने भर बाद अपन शुरू करेंगे रीट का बैच, मान के चले। फिर देखना अपन शुरू करेंगे, उसके बाद में और भी जो है चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो अच्छी बात है, होना भी चाहिए। श्रद्धानाथ जी का आश्रम लक्ष्मणगढ़ के अंदर है। कहाँ है? लक्ष्मणगढ़ में। यह आश्रम अमृतनाथ जी महाराज की शिष्य परंपरा के संत श्री श्रद्धानाथ जी द्वारा स्थापित किया गया है। क्या क्या ध्यान रखोगे? अब देखो, अमृतनाथ जी महाराज वैसे बहुत कम पढ़ने को मिलेगा आप लोगों को, अमृतनाथ जी महाराज बहुत कम पढ़ने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो है आप लोगों को ध्यान देना है कि अमृतनाथ जी महाराज की शिष्य परंपरा के संत श्रद्धानाथ जी द्वारा, यानी कि इनके शिष्य थे ये, श्रद्धानाथ जी द्वारा स्थापित किया गया है। यह लक्ष्मणगढ़ सीकर के रेलवे स्टेशन के पास स्थित है। यह लक्ष्मणगढ़ सीकर के रेलवे स्टेशन के पास स्थित है। इस आश्रम में श्रद्धानाथ जी के साधनामय जीवन की झांकी श्रद्धालुओं को देखने को मिलती है। ठीक है, क्या ध्यान रखोगे? श्रद्धानाथ जी के साधनामय जीवन की झांकी देखने को मिलती है। और धार्मिक महत्व क्या है? यह आश्रम नाथ संप्रदाय का एक प्रमुख केंद्र है। कितना जबरदस्त महत्वपूर्ण सवाल कि नाथ संप्रदाय का एक प्रमुख केंद्र है ये। श्रद्धानाथ जी का आश्रम लक्ष्मणगढ़ के अंदर है। कहाँ है? लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। चाला के टावर आगे। ओके, हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह, हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह। ठीक है, थोड़ा सा टेक्स्ट को सही कर लेते हैं अपन। कमरुद्दीन शाह की दरगाह। ठीक टावर, ठीक है, ओके। यह मेहरा पहाड़ की तलहटी में खेतड़ी महल के पश्चिम में स्थित, शानदार। कि खेतड़ी महल से कौन सी दिशा में स्थित है, यहां तक भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। इससे पहले इतना बारीकी से चीजों को नहीं पढ़ा जाता था, ना तो हम पढ़ाते थे, ना आप भी इतना ध्यान देते थे कौन सी दिशा में स्थित है। आजकल प्रश्न बन रहे हैं ऐसे, तो पढ़ना भी पड़ेगा। तो ध्यान रखेंगे कि नेहरा पहाड़ की तलहटी में, ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और खेतड़ी महल के पश्चिम में स्थित है। और यह एक खुला और व्यवस्थित परिसर है। यह कैसा है? खुला और व्यवस्थित परिसर है। इस परिसर में एक मस्जिद और मदरसा भी स्थित है। क्या है? एक मस्जिद है इसके अंदर और एक मदरसा है। यहाँ आज भी प्राचीन भित्ति चित्र देखे जा सकते हैं, और मस्जिद और मदरसे के मध्य सूफी संत कमरुद्दीन शाह की अलंकृत दरगाह बनी हुई है। यहीं पे क्या बनी हुई है? कमरुद्दीन शाह की दरगाह बनी हुई है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, कहाँ पे है ये? आप लोगों को ध्यान रखना है, कमरुद्दीन शाह की दरगाह बनी हुई है यहाँ पे। ठीक है, चलो भाई साहब, ले स्क्रीनशॉट। खेतड़ी महल के पास ही है ये। ठीक है, झुंझुनू में। चले आगे बढ़े। ओके, अब आते हैं नवलगढ़। बताइए, नवलगढ़ को किसने बसाया? तो फिर अभी अपन पढ़ के आए हैं, नवल सिंह जी ने बसाया। पहले एक किला बसाया, फिर उसके चारों तरफ जो है शहर बसाया, नवल सिंह जी ने बसाया है। ठीक है, यह झुंझुनू और सीकर के बीच स्थित है। और नवलगढ़ अपनी सुंदर हवेलियों के लिए जाना जाता है। यहाँ कई भारतीय यानी बॉलीवुड और विदेशी फिल्मों की शूटिंग भी हो रखी है। फिल्मों की शूटिंग के लिए यहाँ पे क्या करते हैं? अभिनेता और अभिनेत्री और डायरेक्टर वगैरह आते रहते हैं। मुख्य निर्माण क्या है? यहाँ का आकर्षक किला ठाकुर नवल सिंह द्वारा बनवाया गया, और इस किले के पास स्थित रूप निवास उद्यान तथा फव्वारों से सुशोभित है ये। तो यार ये पूछ सकते हैं रूप निवास उद्यान कहाँ? तो नवलगढ़ की शानदार हवेली और रूप निवास उद्यान, जिसके अंदर लगे हैं फाउंटेन, ये आप लोगों को ध्यान रखने हैं। ठीक है डामरो, ले स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ा। लक्ष्मणगढ़ का किला, अब पढ़ते हैं लक्ष्मणगढ़ का। नवलगढ़ पढ़ा, अब देखिए लक्ष्मणगढ़। यह किला लक्ष्मणगढ़ नगर में स्थित है, और यह किला गौरवशाली स्थापत्य कला का एक बेजोड़ और अनूठा नमूना है। पूरे विश्व में यह अपनी कला के लिए इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इसे यहाँ बिखरी चट्टानों के टुकड़ों को संजो कर, यानी कि जोड़ के बनाया गया। क्या है? चट्टानों के टुकड़े जो बिखरे हुए थे, उन्हें जोड़कर बनाया। अच्छा, कल अपन ने जैसलमेर कल ही पढ़ा था ना, जैसलमेर किला। तो उसके अंदर मैंने जब
मैंने दूर पढ़ाया जब तो बताया था, कल शायद बताना भूल गया कि जैसलमेर का किला राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला है जिसके अंदर चूना सीमेंट वगैरह का प्रयोग नहीं हुआ है और इंटरलॉक पद्धति से एक दूसरे के अंदर फंसाकर, पत्थर फंसाते ना इंटरलॉक, उस तरीके से बनाया हुआ है। ठीक है, ये कैसा है, इसको बिखरी हुई चट्टानों के टुकड़ों को जोड़कर बनाया है। इस किले के शिखर यानी कि टॉप पर, किले के शिखर पर चढ़कर नीचे बसे पूरे लक्ष्मणगढ़ शहर का विहंगम दृश्य साफ दिखाई देता है। तो कितना शानदार नजर आता होगा। और मानिए कि यहाँ पे लाइटें लग रही हो, जगमगा है। एक बार हम गए थे कहाँ, हरिद्वार के पास में वो कौन सा पर्यटन स्थल पड़ता है, मसूरी। तो वहां से जो है हम पहाड़ पे गए देहरादून, फिर वहां ऊपर पहाड़ से जो है देहरादून वाला जो नजारा नजर आता है ना मसूरी से, वो वहां से जब उतरते हैं तब, और रात को लाइटिंग वगैरह होती है, इतना शानदार दिखता है। उसी को कहा जाता है विहंगम दृश्य। यहाँ पे दिखते हैं ना बार बार विहंगम दृश्य, यही होता है। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। चलो भाई, फतेहपुर, फतेहपुर चला गया। फतेहपुर शहर की स्थापना कायम खानी नवाब फतेह मोहम्मद ने की है, इसीलिए इसका नाम क्या है, फतेहपुर। फतेह के द्वारा बसाया गया पुर है। 1508 ईस्वी में की है। नवाब फतेह मोहम्मद ने ही 1516 के अंदर फतेहपुर किले का भी निर्माण करवाया है। जिन्होंने ये जगह बसाई है उन्होंने ही किले का भी निर्माण करवाया है। और यह शहर एक समय सीकर की राजधानी के रूप में भी जाना जाता था। ठीक है, वर्तमान में फतेहपुर को शेखावाटी की लोकप्रिय सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। बहुत शानदार सवाल कि किस क्षेत्र को शेखावाटी की लोकप्रिय सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। वैसे राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी पूछे तो जोधपुर है, और यहाँ पे शेखावाटी की पूछे तो फतेहपुर है। ठीक है, यहाँ कई प्रसिद्ध और उल्लेखनीय पर्यटन स्थल है, जैसे कि द्वारकाधीश मंदिर, सिंघानिया हवेली, नादिन प्रिंस कल्चरल सेंटर और फतेह चंद की हवेली है। क्या क्या है, द्वारकाधीश मंदिर है, सिंघानिया हवेली है, नादिन प्रिंस कल्चरल सेंटर है और फतेहपुर की हवेली है, जो सारी की सारी यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। चलो टाबरो, स्क्रीनशॉट ले जो रे, बच्चे आगे बढ़ा। चलिए जी, आहा, जोधपुर, गढ़ जोधाना क्या कहलाता है, जोधाना। ठीक है, जोधाना, जोधपुर। जोधपुर के अंदर पड़ता है एक किला जिसका नाम है मेहरानगढ़। ये एक्चुअली चिड़िया टूंक पहाड़ी पे बसा हुआ था। किस पे, यहाँ पे एक चिड़िया नाथ जी महाराज थे जो जिनकी तपस्या स्थली थी ये। तो इस पहाड़ी का नाम क्या था, चिड़िया टूंक, चिड़िया टूंक पहाड़ी। इस पहाड़ी पर बसा हुआ ये किला जो है, पहले राव जोधा जी का फलसा नाम से जाना जाता था। क्या कहते थे इस किले को, राव जोधा जी का फलसा कहते थे। ठीक है, फिर बाद में जो है इसका नाम मेहरानगढ़ पड़ा है। ये 1459 ईस्वी में बनाया गया है। कब बनाया गया है, इसका निर्माण हुआ है 1459 ईस्वी में। 1459 ईस्वी में। जोधपुर को 1459 में बसाया है, उदयपुर को 1559 में बसाया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, राव जोधा जी ने बसाया। इस किले का संरक्षण, समृद्धि समृद्धि और मजबूती, रख रखाव दुनिया में अतुलनीय है। इतना शानदार बना हुआ है, इतना शानदार बना हुआ है कि रुडियार्ड कीपलिंग ने कहा है कि भाई साहब इसका निर्माण तो संभवतः किसी देवता ने, फरिश्तों ने या परियों ने ही कराया होगा, कि इतना शानदार ये किला बसा हुआ है। इसी कागमुखी भी कहा जाता है, इसके बहुत सारे नाम है। इसे कागमुखी भी कहा जाता है। ठीक है, इसे मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है, मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है, बहुत सारे इसके नाम है। ठीक है, जोधपुर के क्षितिज पर 125 मीटर ऊंची सीधी पहाड़ी पर यह स्थित है। ठीक है, और अभेद्य किला है। जब आप पार्किंग में लगा के जाओगे गाड़ी और सामने जब मेहरानगढ़ दिखेगा तो दृश्य अलग ही नजर आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। यह भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय किलों में है और किंवदंतियों में सदा जीवंत रहा है ये। ठीक है, इसके दूसरे द्वार पर आज भी जयपुर की सेनाओं द्वारा किए गए तोप के हमले के निशान जो गवाही के रूप में मौजूद है। जोधपुर और जयपुर वालों की लड़ाई हुई थी, ध्यान है थान, किंग लेके हुई, यानी कि एक थान ध्यान है कि गिंगोली को युद्ध भी हुआ है। ठीक है, गिंगोली को युद्ध भी हुआ ना, एक राजकुमारी मेवाड़ की के नाम हो कृष्णा कुमारी, है ना, बिंग लेके युद्ध हुआ तो जयपुर और जोधपुर वालों के बीच अनबन रही है। यह किला अपने उत्तम मेहराबदार झरोकों, नक्काशीदार पट्टिकाओं, सजावट युक्त द्वारों और मोती महल, फूल महल, शीश महल
इन सब के लिए जाना जाता है। इसके अंदर खपका महल भी है। क्या है? खपका महल, श्रृंगार चौकी, जहां पे राज तिलक होता है, ये जरूर लिखना, श्रृंगार चौकी किस लिए फेमस है? यहाँ पे जोधपुर के राजाओं का राज तिलक होता था, राज तिलक होता था। श्रृंगार चौकी, खपका महल यानी ख्वाब का, यानी सपनों का महल, ठीक है, वो भी है इसके अंदर। स्क्रीनशॉट ले भाई। और फिर जोधपुर से, मेहरानगढ़ के किले से निकल के जब इसके तलहटी में आप जाते हैं तो वहां पे सफेद पत्थरों से निर्मित एक बहुत शानदार महल बना हुआ है, जिसे कहा जाता है जसवंत थड़ा। क्या बोलते हैं? जसवंत थड़ा बोलते हैं। इसका निर्माण जो है, इसका निर्माण सरदार सिंह जी ने करवाया। निर्माण किसने? सरदार सिंह। निर्माण करवाया सरदार सिंह ने करवाया, अपने पिता जसवंत सिंह जी की स्मृति में करवाया, इसलिए इसे जसवंत थड़ा कहते हैं। ये सफेद संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर दोनों से निर्मित है, ये ध्यान रखेंगे। 19वीं शताब्दी के अंत में, 19वीं शताब्दी के अंत में निर्मित श्वेत यानी सफेद संगमरमर का एक आकर्षक स्मारक है, लेकिन सीढ़ियां देखोगे तो लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है, ठीक है। यह स्मारक जसवंत सिंह द्वितीय को समर्पित है, जो इनके पुत्र यानी इनके उत्तराधिकारी सरदार सिंह ने बनाया, और इसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। ये ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। राजस्थान का छोटा ताजमहल या दूसरा ताजमहल अबली के महल को कहा जाता है, ठीक है, और ये है राजस्थान का ताजमहल। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, जसवंतड़ा कहां? जोधपुर में, मेहरानगढ़ की तलहटी में। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो मंडोर, या यूं कहे मांडव्यपुर, पहले इसका नाम था मांडव्यपुर। मंडोर का पुराना नाम क्या था? मांडव्यपुर। तो इसका प्राचीन नाम मांडव्यपुर था। यह पुराने समय में मारवाड़ राज्य की राजधानी हुआ करती थी। अब ये जो है ना, यहाँ पे देखो गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन रहा है। गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी रही है ये, ठीक है। ये ध्यान रखना है। भौगोलिक रूप से यह जोधपुर के उत्तर में स्थित है। दिशा याद रखनी है कि जोधपुर के उत्तर में है। किंवदंती के अनुसार यहाँ रावण का ससुराल है। रावण की पत्नी का नाम क्या था? मंडोदरी। कहते हैं कि उसी के नाम से जो है ये मंडोर नाम पड़ा है। लेकिन एक ऋषि थे, मांडव ऋषि, तो उनके नाम से मंडोर नाम पड़ा है, ये ध्यान रखना है। यहाँ सदियों से होली के दूसरे दिन, होली के दूसरे दिन रावण का मेला लगता है। रावण का मेला लगता है। रावण मंदिर भी है यहाँ। जोधपुर के पूर्व शासकों के स्मारक और छतरियां भी यहाँ पे स्थित है, ठीक है। 33 कोटि देवताओं की शाल भी है यहाँ पे। राजस्थान की परंपरागत छतरियों की तुलना में यहाँ की छतरियां हिंदू मंदिरों की संरचना यानी वास्तुकला पर आधारित है। हिंदू मंदिरों की वास्तुकला पे आधारित है। यहाँ पे जो है भैरू जी का मंदिर है, एक तो बहुत प्रसिद्ध भैरू जी का मंदिर है, ठीक है। और क्या है? 33 कोटि देवताओं की शाल, ध्यान रखना है ये सारी चीजें, ठीक है। लीजिए स्क्रीनशॉट। बालसमंद झील, ये कहां पड़ती है? ये भी जोधपुर के अंदर। बालसमंद झील भी जोधपुर में। कहां पे? जोधपुर के पर्यटन स्थल है ये सारे के सारे, ये भी जोधपुर में। अब देखिए, ये जोधपुर से लगभग, यह जोधपुर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर जोधपुर मंडोर रोड पे स्थित है। जोधपुर और मंडोर के रोड पे। इस झील का निर्माण, यह ध्यान रखना, 1159 ईस्वी में किया गया है। किसने करवाया है? 1159 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया है, ठीक है। इसका निर्माण शुरुआत में मंडोर के एक जल स्रोत के रूप में हुआ है। बाद में इस झील के किनारे पर एक ग्रीष्म महल बनवा दिया गया। बाद में ग्रीष्म महल इसके किनारे बनवाया गया। यह झील पूरी तरीके से हरे भरे बागानों में से घिरी हुई है, और लोमड़ी और मोर जैसे पशु पक्षी भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। वर्तमान में ये झील जो है पर्यटकों और स्थानीय लोगों के पिकनिक का पॉइंट बना हुआ है। कौन सी? बालसमंद झील। किसने निर्माण करवाया वो नहीं बताया क्या मैंने? बालक राव ने निर्माण करवाया। किसने करवाया? बालक राव द्वारा निर्माण करवाया गया, इसलिए बालसमंद झील कहते हैं, ठीक है। लीजिए स्क्रीनशॉट। चलो बेटा, आगे बढ़ा के लोमड़ी बहुत जगह पावी जे। करौली,
करौली पढ़ते हैं तो करौली के अंदर अपन को कैला देवी मंदिर पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। कैला देवी मंदिर, पांचना बांध, 5 नदियों वाला, ठीक है, मिट्टी का बना हुआ बांध, ये मुख्य होते हैं। इसमें पांचना तो नहीं दे रखा, लेकिन पांचना मैंने पढ़ाया हुआ है। कैला देवी मंदिर, कैला देवी मंदिर कहाँ है? करौली के अंदर। यह प्रसिद्ध मंदिर करौली के बाहरी इलाके में और 25 किलोमीटर दूर है करौली से, ठीक है, 25 किलोमीटर दूर है। यह मंदिर त्रिकुट पर्वत की घाटी में कालीसील नदी के किनारे पे बसा हुआ है। ये काली सिल नदी है, काली सिंध नहीं है, ये ध्यान रखना। काली सिंध नहीं है, काली सील नदी है, काली सील नदी के किनारे पे बसा हुआ है। एक बार यहां से प्रश्न आया था कि कौन से मंदिर के सामने बोहरा भगत की छतरी है? कौन सी? बोहरा भगत की छतरी है, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। इसे देवी के 9 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि मान्यता के अनुसार इस मंदिर की स्थापना 1100 ईस्वी में की गई है, ठीक है। और प्रतिवर्ष हिंदी कैलेंडर के अनुसार चैत्र माह के अंदर यहाँ पे विशाल मेला लगता है, तो ये ध्यान रखना, चैत्र माह में बढ़ता है। और कैला देवी के मेले से रिलेटेड तो अभी प्रश्न पूछा भी गया था, ठीक है। और मंदिर परिसर में हनुमान जी का भी एक मंदिर है, जिसे लोग लांगुरिया कहते हैं। यहीं पास में अंजनी माता का भी मंदिर है, यहीं पे पास में अंजनी माता का भी मंदिर है। ये बोहरा भगत की मत कर देना, हाँ, बोहरा भगत की छतरी नहीं है, बोहरा भगत की नहीं है, ये है गोपाल दास की छतरी, ठीक है। अंजनी माता का मंदिर, ये ध्यान रखना, अंजनी माता का मंदिर भी है यहाँ पे। क्या है? अंजनी माता का यहाँ पे मंदिर भी है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, चले आगे बढ़े। गोपाल दास की छतरी या गोपाल सिंह की छतरी, ये ध्यान रखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ओके। श्री महावीर जी, ये भी कहाँ है? श्री महावीर जी भी करौली के अंदर। कहाँ पे? करौली के अंदर है, ठीक है। यह एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है और 19वीं सदी में बनी वास्तुशिल्प यहाँ की जो है सुंदर संरचना ये मानी जाती है। श्री महावीर जी मंदिर करौली। प्रत्येक वर्ष चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को चैत्र शुक्ला त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण प्रतिपदा तक मेले का आयोजन यहाँ किया जाता है और इस मेले में हजारों की संख्या में जैन श्रद्धालु भाग लेते हैं। डायरेक्ट पूछा जाने वाला प्रश्न है, श्री महावीर जी मंदिर कहाँ है? तो श्री महावीर जी मंदिर करौली के अंदर है। कहाँ पे है? करौली के अंदर है, श्री महावीर जी मंदिर है, ठीक है। लीजिए स्क्रीनशॉट। मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर, मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर कहाँ है? दौसा के अंदर। कहाँ पे है मेहंदीपुर बालाजी? दौसा के अंदर है। लेकिन आप लोग देखोगे तो सर करौली के अंदर अपन ये क्यों पढ़ रहे हैं? करौली के अंदर ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि कक्षा 10 की किताब में भी आप लोगों को कुछ संशोधन करने, ध्यान रखना है कि मेहंदीपुर बालाजी कहाँ है? दौसा में, लेकिन करौली के सीमा पे, बिल्कुल ही करौली के बिल्कुल ही सीमा पे, वहां बजेड़ा गांव पड़ता है, हमारे शिवराम जी सर का गांव है, तो उनके पास ही पड़ता है, इसलिए हमें पता है। तो मेहंदीपुर बालाजी दौसा करना है इसको, ठीक है। यह हनुमान जी का मंदिर है जो करौली के मेहंदीपुर गांव में। अब यहाँ करौली लिखा है ना, इसको अपन क्या करेंगे? दौसा करेंगे। इसको क्या करेंगे? क्योंकि मेहंदीपुर बालाजी कहाँ पड़ता है? आप दौसा के अंदर है। ये किताब जो अब किताबों के अंदर आरबीएससी के अंदर ये संशोधन हुआ ही नहीं, अब तक नहीं हुआ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। इस मंदिर की मान्यता काफी दूर दूर तक फैली हुई है। मान्यता के अनुसार यहाँ पागल यानी कि मानसिक रूप से अस्वस्थ और बीमार लोग ले जाते हैं और बालाजी के आशीर्वाद से अधिकतर ठीक होकर लौटते हैं, ठीक है। ये भी कहते हैं कि जैसे भूत प्रेत वगैरह लगे हुए होते हैं ना, तो उनका भी इलाज यहाँ पे किया जाता है मेहंदीपुर बालाजी के अंदर। तो मेहंदीपुर बालाजी पहले करौली में था, लेकिन अब वर्तमान में ये कहाँ पड़ता है? दौसा के अंदर पड़ता है। तो ये ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक है। चलो टाउटो ले स्क्रीनशॉट। अब देखो भैया, कोटा बैराज बांध, ये कहाँ बना हुआ है? कोटा के अंदर। यह राजस्थान राज्य में चंबल नदी पर निर्मित सबसे महत्वपूर्ण जल संग्रह स्रोतों के अंदर है। तो वर्षा ऋतु में इसके बड़े फाटकों को खोलने पर तेज प्रवाह युक्त जलधारा का मनमोहक दृश्य देखने लायक होता है।
बैराज के पास भगवान शिव का कंसुआ मंदिर भी है। क्या है? कंसुआ मंदिर भी है। और इस मंदिर में एक दुर्लभ चौमुखी शिवलिंग है, कंसुआ महादेव मंदिर। क्या है? कंसुआ महादेव का। अब ये कहाँ के आ गए? ये कोटा के तीर्थ स्थल आ गए। कहाँ के आ गए? कोटा के पर्यटन स्थल। तीर्थ स्थल तो नहीं, पर्यटन स्थल कहेंगे। चंबल नदी के ऊपर 4 बांध बने हुए हैं, जिनमें से एक है कोटा बैराज बांध। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए, अब यहाँ पे क्या है? मुकुंदरा बाघ अभ्यारण्य है। मुकुंदरा बाघ अभ्यारण्य कुछ हद तक कोटा के अंदर है और कुछ झालावाड़ के अंदर भी पड़ता है। ये कोटा से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे 2 मार्गों से देखा जा सकता है। 2 रास्ते हैं भैया जाने के। मैं थान पूरी डिटेल बता रही हूँ, जाने रास्ता कितना है? 2 है। पहला मार्ग जी को यानी वो रावत भाटा मार्ग है। तो रावत भाटा मार्ग पर शेलझर तथा कोलीपुरा गिरधरपुरा होते हुए दर्रा गांव तक जाता है। और दूसरा मार्ग है कोटा से 50 किलोमीटर झालावाड़ रोड पर दर्रा गांव से कोलीपुरा शेलझर तक है। तो दोनों रास्ते हैं। तो आप लोग जो है गूगल मैप से भी देख सकते हो, लेकिन यहां से मैंने आप लोगों को बता दिया है कि पहुंचा कैसे जाएगा। कभी मैं भी जाऊं ना तो मेरी क्लास पाची देखू कि मैं 2 रास्ता बताया आप में, तो एक रास्ता जो अपन क्यों चुनना है वो ध्यान रखना। हो सकता है आने वाले समय झालावाड़ तो नहीं, लेकिन बांसवाड़ा जो है किसी हमारे एनजीओ की एक्टिविटी के हिसाब से जा सकता हूँ। यदि गया तो बताऊंगा। तो वागड़ वाले तो भाई बहन वैसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन वहां पे जाने का सौभाग्य शायद बहुत जल्द मिलने वाला है। गया तो बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए। प्राकृतिक वातावरण देखिए, यह अभ्यारण्य एक सघन घने बसे हुए वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पैंथर, भालू, हिरण, जंगली सुअर, लोमड़ी, सियार जैसे जानवर पाए जाते हैं। काफी संख्या में देशी और प्रवासी माइग्रेटरी पक्षियों को भी देखा जा सकता है। और भैया है क्या ये बाघ अभ्यारण्य है। ये क्या है? बाघ अभ्यारण्य है। और राष्ट्रीय उद्यान में आता है कि नहीं आता? बताइए। आता है। राष्ट्रीय उद्यान में 3 बताए थे आप लोगों को, उसकी ट्रिक बताई थी, र के मुंह सबको। तो र के मुंह यानी रणथंभौर, के से केवलादेव और मुंह से मुकुंदरा हिल्स। तो ये वही मुकुंदरा बाघ अभ्यारण्य है जो आपके राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत भी आता है। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। चलो टाबरो आगे बेटा। जग मंदिर। जग मंदिर कोटा। ठीक है, जग मंदिर उदयपुर वाला नहीं, कोटा वाला। कोटा महाराव दुर्जन साल जी की महारानी तथा उदयपुर की राजकुमारी ब्रज कंवर जी ने इसका निर्माण करवाया। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट इज दैट इसका निर्माण 1743 से 1745 ईस्वी के मध्य करवाया गया है। और इस महल के साथ ही कृत्रिम जलाशय किशोर सागर एक बार ये प्रश्न सीधा बना था, किशोर सागर झील कहाँ है? तो कोटा के अंदर। तो किशोर सागर का निर्माण भी कराया गया था। और किशोर सागर जलाशय कोटा शहर के मध्य में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे पर्यटन की गतिविधियां, सुविधाएं यानी कि वाटर स्पोर्ट्स भी उपलब्ध है। जैसे कि पावर मोटर बोट है, यानी कि स्पीड बोट कहते हो आप जिसको। जेट स्की है, स्कूटर को नहीं होगा लारो फुमारो छूटे और स्कूटर चले पानी में, वो जेट स्की है। बच्चों हेतु वाटर जॉर्बिंग बॉल है, यानी बच्चा अंदर बैठ गया और अंदर भी बॉल ऐसे ऐसे चलती है, बच्चा अंदर बढ़िया खेलता है। और बनाना बोट है, देखो फोटो सहित बता दियो मैं थान क्या आ चीज है। और यूं है नहीं, सारा का सारा वाटर स्पोर्ट मैं करी उड़ा है सभी। मैं वह सौभाग्यशाली इंसान हूं जिसने ये सारे वाटर स्पोर्ट कर रखे हैं। इसके अलावा भी कर रखा है स्कूबा डाइविंग, जो ऐसे आप देखते हो ना ये नेशनल ज्योग्राफी वगैरह, जो ऐसे वो मास्क लगा के और ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के और अंदर जाते हैं और अंदर मछलियां मछलियां देखते हैं, वो वाला भी किया हुआ है। गोवा के अंदर होता है। एक बार गया था मैं, टाइम को खासो मैं गयो, लगभग होगा समझो थे 7-8 साल। ठीक है, बी टाइम गया अगर स्कूबा डाइविंग वगैरह सब कराया, वाटर स्पोर्ट सारा का सारा। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। अभेड़ा महल ये कहाँ है? ये भी कोटा के अंदर। अभेड़ा महल भी कहाँ है? कोटा के अंदर है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभेड़ा महल का निर्माण 18वीं शताब्दी में किया गया था। इस महल को कोटा से 8 किलोमीटर की दूरी पर एक शाही आरामगाह यानी कि रॉयल रिजॉर्ट के रूप में जो है डेवलप किया गया था। यह राजकुमारी धीर देह द्वारा पानी का एक कृत्रिम जलाशय बनाया गया था। और इस जलाशय को बनाने का मुख्य उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा वन्य जीवों और पक्षियों को इस स्थान की ओर आकर्षित करना। जब भी किसी जंगल के अंदर आप चाहो कि आप लोग जो है एक जगह पे सारे जानवरों को देखना चाहो, तो वहां पे कृत्रिम आप पौंड बना दीजिए, तालाब बना दीजिए, जलाशय बना दीजिए। जानवर, पशु, पक्षी वगैरह हमेशा पानी की तलाश में वहां पे आते हैं। जहां पानी मिलेगा वहां आसपास आपको जैव विविधता देखने को मिलेगी। तो यहाँ धीर दे ने भी एक जलाशय बना दिया, तो सारे जो है जानवर यहाँ पे आते थे। महाराणा उम्मेद सिंह द्वितीय के शासनकाल में इस जलाशय में मगरमच्छों को विभिन्न प्रजातियों को पाला जाता था, जिसके कारण अबेड़ा का तालाब पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध था। मगरमच्छ पालते थे उम्मेद सिंह जी। उम्मेद सिंह जी शौकीन थे मगरमच्छ के।
तो मगरमच्छ पालते थे, तो ये अभेड़ा पार्क जो है, अभेड़ा महल बहुत प्रसिद्ध था। लीजिए स्क्रीनशॉट। चले आगे बढ़े। देखिए नागौर, नागौर के अंदर लाडनू जैन विश्व भारती, आप लोगों ने नाम सुना होगा, वो नागौर के अंदर ही लाडनू में। यह ऐतिहासिक नगर 10वीं सदी में बसाया गया था और यहाँ बनी हुई कॉटन यानी सूती की साड़ियां अपने चटक रंग और मुलायम कपड़े के लिए पूरे भारत में बेहतरीन किस्म की मानी जाती है। अब कोटा डोरिया, वैसे तो देखो आप देखोगे तो कोटा डोरिया बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ की जो है कॉटन की साड़ियां भी प्रसिद्ध है। यह जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र और अहिंसा एवं करुणा का आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है। यहाँ जैन धर्म, आध्यात्मिकता और शुद्धि का प्रतीक जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय स्थित है। जैन विश्व भारती, जैन विश्व भारती, यही पूछते हैं। जैन विश्व भारती लाडनू के अंदर है। कहाँ है? लाडनू के अंदर है। ठीक है, जो एक प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र है। विश्व विख्यात संत आचार्य श्री तुलसी लाडनू के ही रहने वाले थे। आचार्य तुलसी जो थे वो यहीं के रहने वाले थे। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है अपने को। चलिए, आचार्य तुलसी के बारे में अपन जो है व्यक्तित्व वाले टॉपिक में स्पेशली डिटेल में पढ़ने वाले हैं, चिंता मत करो। लो स्क्रीनशॉट। बड़े पीर साहब की दरगाह, ये भी नागौर के अंदर। इस सुप्रसिद्ध पवित्र स्थान को 17 अप्रैल 2008 को श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए एक संग्रहालय के रूप में खोला गया है। ठीक है, ये डेट याद रखना, पूछ सकते हैं। फिर बाद में लगेगा कि ये प्रश्न कहां से आया, तो ये यहां से आएगा। ठीक है, यहाँ रखी कुरान शरीफ सबसे लोकप्रिय और दर्शनीय वस्तु है, जिसे हजरत सैयद सैफुद्दीन अब्दुल जिलानी द्वारा सुनहरी स्याही से लिखा गया था। जिसे सुनहरी स्याही से लिखा, किसने? हजरत सैयद सैफुद्दीन अब्दुल जिलानी द्वारा। ठीक है, और हजरत सैयद सैफुद्दीन अब्दुल जिलानी की छड़ी और पगड़ी भी यहाँ पे रखी गई है। सन 1805 में पुराने भारतीय सिक्के भी यहाँ पे रखे गए। अब्राहम लिंकन की छवि यानी एक तस्वीर है जो, और इन पे तस्वीर वाले अमेरिकन सिक्के, ये इस तरीके के अब्राहम लिंकन के फोटो वाले सिक्के जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। 1805 के खुदे हुए वो पुराने भारतीय सिक्के हैं। ये इनकी पगड़ी और छड़ी रखी हुई है, और ये कुरान शरीफ यहाँ पे रखी हुई है, जो यहाँ पे संग्रहालय के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, बड़े पीर साहब की दरगाह कहाँ है? नागौर के अंदर। लीजिए स्क्रीनशॉट। झोरडा नागौर, ये नागौर तहसील के अंदर छोटा सा गांव है और प्रसिद्ध सूफी संत बाबा हरिराम की जन्मस्थली है। बाबा हरिराम जी की जन्मस्थली होने के कारण काफी प्रसिद्ध है। प्रतिवर्ष हिंदी माह भाद्रपद की चतुर्थी और पंचमी को यहाँ विशाल मेला लगता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, प्रतिवर्ष हिंदी माह की भाद्रपद चतुर्थी और पंचमी को मेला लगता है। इस मेले में लगभग 1 से 2 लाख श्रद्धालु आते हैं, यानी कि एक तरीके से ये लक्की मेला हो गया। यहाँ दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और यूपी सहित देश के कई राज्यों के लोग आते हैं। और गांव में बाबा हरिराम जी का मंदिर भी है, जहां इन संत के जीवन से संबंधित स्मरणीय और दर्शन योग्य वस्तुएं सुरक्षित रखी गई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, बाबा हरिराम जी। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए, और इसी के साथ भाई साहब आपके आज की क्लास भी पूरी हुई। पूरी की पूरी नोट्स मेकिंग पैटर्न पे ही अपनी क्लास आ रही है, यानी कि पूरी थ्योरी कवर हो रही है सिस्टमेटिक तरीके से। यदि किसी ने ये लिखे होंगे स्टार्ट से, मुझे नहीं लगता कि सभी ने लिखे होंगे, लेकिन यदि किसी ने लिखे होंगे शुरू से, तो उसके पास में इतना समृद्ध एक कलेक्शन होगा कि 10वीं की किताब उसके पास में रखेंगे तो 10वीं की किताब जो है छोटी लगेगी, और ये जो उनके नोट्स है वो बड़े और संपूर्ण दिखेंगे, परिपूर्ण है ये एक तरीके से। ठीक है, तो बाकी आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है, आप इस किताब से अभ्यास करते रहना। हर एक पेपर के बाद में आप इसमें से सवाल मिला के देख सकते हो। यदि आरबीसी की किताब में से कोई सवाल बन रहे हैं, वो इसमें जरूर देखने को मिलेंगे। आरबीसी किताब के अलावा भी कोई सवाल बन रहे हैं, तो वो आप लोगों को इसमें जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसके अंदर व्याख्या बहुत शानदार तरीके से की गई है। यानी कोई प्रश्न आया तो उसके कंप्लीशन की तरफ बढ़े हम, उसकी पूर्णता की तरफ बढ़े, ताकि हर एक चीज पे बहुत बेहतरीन तरीके से विद्यार्थी पकड़ बना सके। तो ये मार्केट में सभी जगह उपलब्ध है, आपकी पाठ्य सामग्री के अंदर शामिल होनी चाहिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में, इस क्लास में साथियों इतना ही। हम मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।